नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, सत्ता में बने रहने के लालच में बीजेपी ने जितने खेल रचे या अब जितनी रणनीतियां वो बना रही है, अब उसके कारण पार्टी का यानी बीजेपी का बंटाधार होता हुआ दिख रहा है। मोदी को तो तीसरी बार कुर्सी मिल गई और फिर से लाल किले पर झंडा फहराने, विदेश घूमने और विदेशी सम्मान पाने की हसरतें जो हैं उनकी वो पूरी हो रही हैं, लेकिन बीजेपी पर लोगों का विश्वास टूटता हुआ नजर आ रहा है। और अब तो बीजेपी के सहयोगी रह चुके दल भी उसकी नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। चाहे बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का मामला हो या मामला यहां कुछ और हो, और खासकर मामला जो है वो संविधान की रक्षा का हो या निष्पक्ष चुनाव का हो, बीजेपी के दावों पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। और बीजेपी इन सब में कांग्रेस पर जब उंगलियां उठा रही है तो वहां से भी उसे तगड़ा जवाब मिल रहा है। जैसे महाराष्ट्र के परभणी में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को लेकर की गई छेड़छाड़ के कारण जो हिंसा भड़की और निर्दोष लोगों की जान गई, तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में पुलिस को क्लीन चिट दे दी और उसमें देर नहीं लगाई। पुलिस हिरासत में सोमनाथ सूर्यवंशी की जान चली गई और फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि उसकी मौत बीमारी से हुई है। लेकिन कांग्रेस ने इस मामले में अब भाजपा सरकार को घेर लिया है। आज राहुल गांधी खुद परभणी पहुंचे और वहां उन्होंने पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की। राहुल ने इस बारे में क्या कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं पहले और फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी देखिए ब्लू टी शर्ट में पहुंचे हैं वहां परभणी, और वहां पर पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद क्या कुछ कहा, जरा पहले सुनते हैं। अभी मैं परिवार से मिला हूं और जिन लोगों को मारा गया है, पीटा गया है, उनसे भी मिला हूं। बड़ी क्लियर बात है। उन्होंने मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई, वीडियो दिखाया, फोटोग्राफ्स दिखाई। ये 100%, 99% नहीं, ये 100% कस्टोडियल डेथ है। पुलिस ने इनकी हत्या की है और चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में पुलिस वालों को मैसेज देने के लिए झूठ बोला है। मुझे बोलने दीजिए आप। हाँ जी, ठीक है। इस युवा को इसलिए मारा गया है क्योंकि वो दलित है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा था। आरएसएस की विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की विचारधारा है। हम चाहते हैं कि एकदम ये मैटर रिजॉल्व किया जाए और जिन लोगों ने ये किया है उनको सजा मिले। तो जिस तरह से कार्रवाई की गई है, आपने मेरी पहली स्टेटमेंट सुनी। मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, यहां इन लोगों को पीटा गया है और हत्या की गई है, मर्डर है ये। इसके ऊपर जिस तरह से राजनीति की जा रही है, आप यहाँ आए हैं। ये राजनीति नहीं है, कोई राजनीति नहीं हो रही है। सुनिए, आप सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। ये कोई राजनीति नहीं हो रही है, ये मर्डर हुआ है और ये न्याय का मामला है। एकदम यहाँ पे जिनको न्याय मिलना चाहिए वो कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हॉस्पिटल का रिपोर्ट जिम्मेदार विचारधारा है, जिम्मेदार, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है, इसीलिए चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार है और जिन्होंने इनको मारा है वो जिम्मेदार हैं और जल्दी से जल्दी कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। तो सुन लिया आपने, यहां राहुल गांधी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है और न्याय पाने की बात जिस तेवर से उन्होंने कही है, बीजेपी को उससे बहुत डर लगता है। इसीलिए राहुल गांधी के आने के पहले से ही बीजेपी राज्य इकाई के अध्यक्ष और मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राहुल गांधी के दौरे को नाटक करार दिया था। आप याद कीजिए, कल उन्होंने ये टिप्पणी की थी, लेकिन राहुल गांधी पर ऐसी टिप्पणियों का कोई असर नहीं होता है। आप जानते हैं, क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि अर्जुन की तरह उन्होंने मछली की आंख पर निशाना साधा है कि हर हाल में सामाजिक न्याय की बहाली करनी है। आज देश में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शन किए, उनसे माफी और इस्तीफे की मांग की। इससे जाहिर है कि कांग्रेस अंबेडकर जी के अपमान के मुद्दे पर बीजेपी को नहीं छोड़ेगी। हालांकि बीजेपी राज में अंबेडकर के अपमान का सिलसिला जारी है।
अमित शाह संसद में उनका अपमान करते हैं और उनके गृह राज्य गुजरात में अंबेडकर की प्रतिमा पर तोड़फोड़ होती है। और इस बारे में कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है। आइए जरा उस ट्वीट को देखते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो ट्वीट कर बातें रखी हैं बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी के ट्वीट को जरा ले आइए। और बीजेपी की संघ परस्त और मनुवादी सोच साफ जाहिर हो रही है कि वही कानून व्यवस्था सुधारने का दावा। ये देखिए, कांग्रेस जो है गुजरात के अहमदाबाद में बाबा साहेब की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की गई है। ये घटना शर्मनाक है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। ये घटना उसी घृणित सोच की परिचायक है जो संसद में अमित शाह ने दिखाई थी। अमित शाह जैसी सोच के लोग बाबा साहेब और उनके दिए संविधान से नफरत करते हैं और जानबूझकर बार बार उनका अपमान करते हैं। हमारी मांग है कि इस मामले में सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। ये कांग्रेस पार्टी आईएनसी इंडिया का कहना है। और गुजरात में बाबा साहब की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ करने की बात जो है यहाँ पे है। और ये बात साफ यहाँ से जाहिर है कि कानून व्यवस्था सुधारने का दावा जो है बीजेपी का वो खोखला दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने पर किस तरह बीजेपी को घेरा है, आइए जरा वो भी सुन लेते हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसे बिगाड़ा जा रहा है और उस पर जो बातें अपनी रखी हैं अखिलेश यादव ने, सुनिए जरा। गलत काम आज उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। जितने भी अपराध हो रहे हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उसके पीछे हैं। जितनी भी जमीनें कब्जा हो रही हैं आप पूरे उत्तर प्रदेश में पता करवा लीजिए। जहां भी जमीनों के घोटाले या जमीनों का कब्जा होना आप उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाएंगे। और चोरी डकैती तो इतनी हो रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पुलिस रजिस्टर नहीं कर रही उन चोरियों को, डकैतियों को रजिस्टर नहीं कर रही है। और आज सुनने को मिला है कि लखनऊ में एक बैंक के बैंक लॉकर में से चोरी हो गई। जब से बीजेपी की सरकार आई है ये पहली बार हो रहा है बैंक में डकैतियां, और बैंक के साथ साथ बैंक में जो लॉकर है जो सबसे सुरक्षित माना जाता है उसकी चोरी। तो सुन रहे थे यहां पर सीधे सीधे अखिलेश यादव को। इंडिया गठबंधन के दल संविधान और कानून व्यवस्था के साथ साथ अब चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी पर भी बीजेपी को घेर रहे हैं। दोस्तों, चुनाव संचालन नियम 1961 के तहत जो नियम 93 है उसमें किए गए संशोधन पर कांग्रेस ने तो सवाल उठाए ही हैं, जबकि शिवसेना उद्धव गुट ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने इसी मसले पे, आप जान रहे हैं कि लगातार पिछले 3 दिनों से ये चर्चा लगातार चल रही है जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि जो संविधान का नियम जो है, चुनाव प्रक्रिया के नियम 1961 की जो वहां जो धारा 93 है उसमें रूल 93 उसमें परिवर्तन किया गया है। इस पर संजय राउत ने जो बयान दिया है, कल आपने सुन लिया था कि वहां कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने, मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने अपनी बातें रखी थी। आज सुप्रिया श्रीनेत ने भी अपनी बात रखी, लेकिन संजय राउत ने क्या कुछ कहा है आइए पहले उसको सुनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को लेकर एक नया जो है रूल आया है इलेक्शन कमीशन की ओर से। अगर कॉमन लोकतंत्र की हत्या है जो रूल बनाया है कि इलेक्शन कमीशन के पास हम जानकारी नहीं मांग सकते। अब हम किसी भी प्रकार की जानकारी चुनाव आयोग से नहीं मांग सकते। ये तानाशाही है भाई, क्यों नहीं मांग सकते? अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपसे जानकारी नहीं मांग सकते तो सबसे पहले आप ईवीएम हटा दीजिए और बैलेट पेपर का चुनाव लाइए। हम आप कोई जानकारी नहीं मांगेंगे आपसे। आप ये जो कुछ छुपाना चाहते हैं जनता से, एडवोकेट महमूद प्राचा ने पंजाब हाईकोर्ट से कुछ दस्तावेज मांगने की कोशिश की और हाईकोर्ट ने आदेश दिया। सीसीटीवी फुटेज मांगा है, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग मांगा है, 17A के बारे में कुछ जानकारी मांगी है। ये मांगने के बाद चुनाव आयोग हड़बड़ा गया और मोदी और शाह जी के चरणों में जाकर बैठा और फिर 24 घंटे में पूरे नियम बदल दिए कि कोई जानकारी नहीं मांग सकते। ये कौन सी तानाशाही? देश में लोकतंत्र, इसलिए तो हम कहते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा हुआ संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। ये तो है ना, डर है ना लोगों के मन में, और आपका बर्ताव उसी दिशा में चल रहा है। हमको जानने का अधिकार है कि हमारे वोटों का क्या हो गया है, जो मैंने वोट दिया है वो कहाँ गया है,
और आप कहते नहीं, ये आने वाला एक खतरा है लोकतंत्र को। अगले चुनाव में ये लोग फिर घोटाले करने वाले हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसकी ये तैयारी है। तो संजय राउत साफ साफ कह रहे हैं कि अगले चुनाव में ये लोग घोटाला करने वाले हैं, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसके लिए तैयार रहें। और ये बात अब लगातार हो रही है। उधर महमूद प्राचा को लेकर जो बातें यहां पर कही जा रही हैं, उसमें सुप्रिया श्रीनेत ने भी अपनी बात कही है और ये साफ कहा जा रहा है कि कैसे यहां चुनाव के साथ चुनाव में धांधलियों को रोकने की जगह वो होने दें और उसके लिए नियम में कैसे परिवर्तन हो रहा है, कैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। ये इसका भंडाफोड़ हो रहा है, पर्दाफाश हो रहा है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी आज परभनी पहुंचकर उन्होंने भी जो बाबा साहब आंबेडकर के मसले को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और उन्होंने साफ साफ देवेंद्र फडणवीस को घेरा है। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन तीसरी बात अगर यहां और रखी जाए तो वो एक और भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी की पूर्व सहयोगी और अब ओडिशा में उसके कारण विपक्ष में बैठी बीजेडी यानी बीजू जनता दल ने भी अब चुनाव आयोग के सामने अपनी शंकाएं रखी हैं। आज बीजेडी के पूर्व और मौजूदा सांसदों का एक दल चुनाव आयोग गया था और उसने ओडिशा के विधानसभा और लोकसभा चुनावों में हुई वोटों की गड़बड़ी पर चुनाव आयोग से सवाल किए। बीजेडी सांसद अमर पटनायक ने कहा है कि विश्लेषण के दौरान पाया गया है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम में डाले गए कुल वोट और गिने गए कुल वोटों के बीच अंतर था और यह अंतर 600 से 884 वोटों का था। यह विसंगति पूरे चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। अपने विरोधियों और पूर्व सहयोगियों के सवालों से बीजेपी कैसे निपटेगी पता नहीं दोस्तों। लेकिन इस बीच बिहार में बीजेपी एक नए मामले में फंस रही है। यहां गांधी जी के अपमान का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। जी हां, महात्मा गांधी के अपमान का मामला बिहार में तूल पकड़ रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा था कि ब्रिटिश शासकों ने गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के कारण नहीं बल्कि भारतीयों के हाथों में हथियार देखकर भारत छोड़ा था। यह वहां के राज्यपाल कह रहे हैं। यानी अंग्रेज सत्याग्रह आंदोलन से नहीं बल्कि सशस्त्र आंदोलन देखकर भागे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि भारत के लोग आजादी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सत्ता में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। देखिए, यह बहुत दुखद बयान है और वो भी राज्यपाल जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इंसान है, उसका बयान कि गांधी जी की सत्याग्रह आंदोलन को वो बिल्कुल खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके सत्याग्रह आंदोलन के कारण अंग्रेजों ने भारत नहीं छोड़ा बल्कि भारत वो छोड़कर इसलिए गए क्योंकि यहां पर लोगों ने हथियार उठा लिए थे। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आप हथियार उठाओ तभी लोग डरेंगे। सत्याग्रह नाम की कोई चीज नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन सत्ता में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। बिहार जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने राज्यपाल के सत्याग्रह आंदोलन वाले बयान पर कहा है कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी के बारे में जानती है और कहा जाता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। उन्होंने यह भी कहा कि उनके बारे में ऐसी बातें करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन करें तो क्या करें, जाए तो कहां जाएं, क्योंकि जेडीयू बीजेपी के साथ है और सरकार पर काबिज है, सत्ता पर काबिज है। अब जेडीयू ने तो मशविरा दे दिया है, लेकिन क्या मोदी सरकार के नियुक्त किए गए राज्यपाल अपनी बात पर खेद प्रकट करेंगे या फिर अंबेडकर के बाद अब गांधी के अपमान का सिलसिला बीजेपी चलाने वाली है? आपने देख लिया, अंबेडकर के अपमान का सिलसिला संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर से उसकी शुरुआत हुई और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उनका अपमान किया, लेकिन ना उन्होंने माफी मांगी ना ही इस्तीफा दिया। क्या अब राज्यपाल महोदय गांधी के अपमान का सिलसिला आगे बढ़ाने जा रहे हैं? क्या राज्यपाल के सहारे बीजेपी महात्मा गांधी का अपमान करेगी और उस सिलसिले को आगे बढ़ाएगी? और अगर ऐसा होता है तब क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रह पाएंगे? क्योंकि अभी तो उन्हें चुनावों में अंबेडकर के अपमान पर अपना रुख प्रकट करना है। अभी तो नीतीश कुमार को यह भी बताना है कि आखिर वो हैं किधर, आप किस साइड हैं नीतीश बाबू, ये तो बता दीजिए। अंबेडकर का अपमान करने वालों के साथ हैं, गांधी जी का अपमान करने वालों के साथ हैं, या आप देश के साथ हैं? यह सवाल तो पूछेगा बिहार की जनता पूछेगी जब वोट मांगने आप जाएंगे। तो अभी आज से आपने शुरुआत कर दी है अपनी यात्रा की, नीतीश बाबू से यह सवाल पूछा जाएगा। और यही सवाल अब उठा रही है बीजेडी बीजू जनता दल के सांसद, पूर्व सांसद और वहां के विधायक उठा रहे हैं कि चुनाव में गड़बड़ी हुई, लेकिन तब आप कहां थे जब आप
जब भी मुसीबत में बीजेपी पड़ती थी संसद के अंदर और आपके सांसद आकर बीजेपी के पक्ष में वोट देते थे, तब कहां थे साहब आप? क्या यह जुगलबंदी चल रही थी तब? और अभी आप कहां हैं? पहले वो तो बता दीजिए। जब आपको पड़ी तो फिर आपको याद आ रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर दिख रहा है कि बीजेपी खुद अपना बंटाधार कर रही है और उसके